दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइफ आफ्टर लॉकडाउन की आज हमारा 7th डे है। 1 जून से हमने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था और आप सब लोगों की डिमांड पे हम एक ग्रैंड फिनाले के साथ में कल इसको हम लोग फिनिश करने वाले हैं। कल हमारे साथ में 3 बेहतरीन स्पीकर रहेंगे, राजेश अग्रवाल, हिमेश मदान और हर्षवर्धन जैन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो इस समय न केवल मात्र हिंदुस्तान अपितु पूरी दुनिया का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया हुआ है। और मैंने जितना उनके बारे में रिसर्च किया, मैं उनको एक क्रांतिकारी डॉक्टर कहता हूं, क्योंकि वो वैसा कुछ काम कर रहे हैं जैसा हमारे क्रांतिकारी लोगों ने किया था हमें आजादी दिलाने के लिए। और जिस प्रकार उन्होंने पूरी अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ एक आवाज उठाई थी, तो वैसी ही आवाज वो उठा रहे हैं डॉक्टर्स के खिलाफ, उन चीजों के खिलाफ जो उन्हें लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है। और आज हम बहुत लकी हैं, बहुत उत्साहित हैं कि आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विश्व रूप राय चौधरी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस स्पेशल सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग आपके आभारी हैं। आपका बहुत व्यस्तम प्रोग्राम है, आप लाइव रहते हैं क्योंकि यूट्यूब ने आपका चैनल डिलीट कर दिया, उस बारे में हम बातचीत करेंगे। सो आप व्यस्तम समय में से आपने समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने पहले सर हम लोग थोड़ा सा आपके बारे में देखिए, आप कोरोना के बारे में क्या बोल रहे हैं और डॉक्टर्स को लेके आपकी क्या सोच है, डायबिटीज के बारे में वो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो शायद आपकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये जो इस प्रकार का क्रांतिकारी डॉक्टर कैसे बाहर आया। तो शायद कुछ आपकी लाइफ से जुड़ी कुछ घटनाएं रही होंगी। सो एक बार अगर आप अपनी बैकग्राउंड थोड़ा हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करेंगे तो हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, थैंक यू। देखिए, मेरी जो टू स्टार्ट विद माय क्वालिफिकेशन इज पीएचडी इन डायबिटीज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो इन डायबिटीज। और ये जर्नी शुरू हुआ, इट इज नाउ अबाउट 12-13 इयर्स। जब मैंने देखा कि टू स्टार्ट विद मेरे घर में ही मेरी पत्नी, धर्म पत्नी, उसको जुकाम था बचपन से, ऐसा वो बताती थी और कभी खत्म ही नहीं हुआ। मैंने एलोपैथी, आयुर्वेद, हर तरह के देखा। तो मुझे लगा कि जो सोल्यूशन है वो मेडिसिन में नहीं हो सकता, मेडिसिन के बाहर ही कहीं हो सकता है। आफ्टर ऑल, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो किसी मेडिसिन के अभाव की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से नहीं पड़ते। सो दिस मीन्स कि सोल्यूशन कुछ और होगा। अगर एक छोटे से जुकाम का भी इलाज नहीं है एलोपैथी या फॉर दैट मैटर किसी पैथी में, और ना ही कैंसर का इलाज है, ना ही डायबिटीज का इलाज है, ठीक करने का इलाज, उसको डायबिटीज बनाए रखने का तो इलाज है लेकिन ठीक करने का इलाज नहीं है, तो मतलब इसमें खोज करनी पड़ेगी। तो मैंने रेलेवेंट क्वालिफिकेशन लिया देश विदेश से जा जाके, और ये मेरी शुरुआत थी, एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट विद माय ओन फैमिली, विद माई सेल्फ। और मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, लोग आते गए, उनको ठीक करता गया, और मेरे पास टेस्टिमोनियल वर्ल्ड ओवर से आने लगे। और अब मेरे कई देशों में सेंटर्स हैं, और मेरे कई सारे अलग अलग देशों के डॉक्टर्स हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं। और चाहे वो कॉमन कोल्ड हो या कैंसर हो, मैं ये बता देता हूँ कि वो ठीक हो सकता है अगर आप जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, खा सकते हैं। इतनी सी बात है। तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन। और इसके अलावा मैं लेखक हूँ, मैंने कई किताबें लिखी हैं, 25 किताबें लिखी हैं, मेडिकल बुक्स हैं। मेरी बुक्स 70 लैंग्वेज में, भारत के लैंग्वेज के अलावा 70 भाषाओं में टोटल है। और लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया, वहाँ पे मैं कंटेंट डेवलप करता हूँ उनके लिए, मेडिकल कंटेंट्स, इमरजेंसी मेडिसिन के कंटेंट, मेडिकल कंटेंट्स। वियतनाम में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज, जो कि लाइसेंस फ्रॉम वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ मैं एडवाइजर हूँ। भारत में संत हिरदराम मेडिकल कॉलेज फॉर नेचुरोपैथी, जो मध्य प्रदेश में है, भोपाल में, वहाँ पे मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ R&D सेल का। और मेरा ऑफिस फरीदाबाद में, मैं रहता हूँ फरीदाबाद में। ये मेरे बारे में। थैंक यू। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। आपने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं सर गिनीज बुक में। हाँ, मैंने कुछ रिकॉर्ड बनाए। ये बात है 2006 की, 2007 की। एक रिकॉर्ड जो कि उल्लेखजनक है फिर भी, वो है मेमोराइज करने का, सबसे तेजी से याद करके उसको सबसे तेजी से रिकॉल करने का रिकॉर्ड। सो वो 2008 के एडिशन में आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 82 में। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मेमोरी बड़ी तेज है, इसका मतलब कि मेमोरी के कुछ टेक्निक्स हैं। जिस तरह के हेल्थ के कुछ टिप्स टेक्निक होते हैं, मेमोरी के भी कुछ टेक्निक्स है, उस पर भी मैंने किताबें लिखी हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रिकॉर्ड गिनीज बुक में। वो रिकॉर्ड अब टूट चुका है, कई लोगों ने ब्रेक कर चुका है, लेकिन चलो एक रिकॉर्ड है। तो उसमें अगर जो स्टूडेंट हैं सर, वो अगर कुछ सीखना चाहें, कुछ एक दो चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उनको हेल्पफुल हों।
देखिए सीखना चाहे तो सबसे आसान, मैंने कई किताबें लिखी, लेकिन यहाँ पे किताब का नाम लूंगा स्मार्टर मेमोरी। ये किताब मैंने नहीं लिखी, मेरी वाइफ ने लिखी है, नीरजा रॉय चौधरी नाम है। ये छोटी सी किताब है। इस किताब में 5 टेक्निक है। एक टेक्निक को सीखने के लिए 2 दिन लगेंगे, तो 10 दिन लगेगा टोटल सीखने में। और बड़ा सिंपल तरीके से लिखा है। आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ये टूल है, एक हथियार है। अगर ये टेक्निक सीख लिया तो बाकी लोगों से आप 2-3 गुना ज्यादा स्पीड से याद कर पाएंगे, और याद रहेगा और भूलेंगे नहीं लंबे समय तक। तो मैं तो ये बोलता हूँ, मेरा टिप ये है जो आप पूछ रहे थे कि आप वो किताब खरीद लो, ऑनलाइन 100 रुपए का आएगा, और वो किताब आप देखेंगे कि विल बी योर बेस्ट बुक। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका अगर पर्पज सिर्फ याद करना है, याद रखना है, करेक्ट टाइम पे याद आना है, तो आई रिकमेंड दैट बुक। रूपा पब्लिकेशन ने लिखी है, पब्लिश की बुक, तो योर जर्नी स्टार्ट्स देयर। दैट्स ग्रेट सर। हम आपसे उसका लिंक लेंगे और हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इवन एक स्टूडेंट लाइफ के बाद में भी जो लोग प्रोफेशन में हैं, स्पेशली हमारे साथ बहुत सारे स्पीकर जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं मंचों पे बातचीत करते हैं, तो उनको भी बहुत सारी चीजें याद रखनी रहती हैं। सो दैट बुक विल बी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल। आपने न केवल मात्र मेमोरी में रिकॉर्ड बनाया सर, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि आपने 1 मिनट में कुछ 190 के आसपास में पुशअप लगाए हैं। हाँ, वो रिकॉर्ड 2007 में बनाया था, 198 पुशअप्स 1 मिनट में। तो वो भी एक रिकॉर्ड है। वो भी फिर प्रैक्टिस की बात है, थोड़ी डाइट की बात है। ये मतलब ये जो भी रिकॉर्ड बने हैं, ये रिकॉर्ड कोई भी बना सकता है, लेकिन वो टेक्निक, वो मेथड और भरोसा और थोड़ी प्रैक्टिस, मेहनत, इतनी सी बात है। हाँ, ये 2 रिकॉर्ड हैं। दैट्स ग्रेट सर। पूरी दुनिया ये कह रही है कि कोविड-19 एक महामारी है, और ये ऐसा हुआ है जो कभी पहले नहीं हुआ था, और आप इसको साजिश करार दे रहे हैं कि ये साजिश है। मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और डॉक्टर चौधरी एक तरफ। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि ये पहले कभी नहीं हुआ कि जब इतना बड़ा साजिश हुआ और किसी को पता ना चले। तो ये तो सही बात है, कभी ऐसा नहीं हुआ। कब ऐसा हुआ कि आप कोई फोन करना चाहते हैं तो उसमें पहले ही आता है कि आप पहले आपको डराया जाता है 1 मिनट तक, उसके बाद ही फोन कनेक्ट होता है, राइट? तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। तो आप अगर देखें तो जब हम बोलते हैं कि इतना बड़ा एक भयंकर पेंडेमिक आ गया, तो आपको क्यों लगता है पेंडेमिक है? आपके जान पहचान में कौन है जो मर गया है? भारत में कितने लोग मर गए हैं? 4,000, 5,000, 6,000। लेकिन वो जो मरे हैं वो क्या कोरोना से मरे हैं, या उसके इलाज से मरे हैं, या उनको डायबिटीज थी पहले से उससे मरे हैं, या फिर कोई अननोन कॉज से मरे हैं? वी डू नॉट नो, राइट? तो और अगर मरे भी हैं सारे के सारे कोरोना से, तो कितने लोग मरे हैं? मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगा कि हर साल इन्फ्लुएंजा से 6.5 लाख लोग मरते हैं। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिए, कम से कम 5 लाख लोग मरते हैं, ज्यादा 6.5 लाख लोग मरते हैं इस सीजन में, हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन में। इस साल भी अगर आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर 6.5 का नंबर जाएगा, राइट? तो 6.5 लाख तो हर साल मरते हैं, इस बार भी मर रहे हैं। लेकिन हर साल जब मरते हैं तो वो अनाउंसमेंट नहीं होता कि देखो एक और मर गया, एक और मर गया। अभी क्या है कि आप टीवी खोलिए, आप अखबार पढ़िए, अनाउंसमेंट होता है। तो कहीं भी जाइए, मोबाइल उठाइए, अनाउंसमेंट होता है। तो और आपको एहसास दिलाया जाता है कि आप डरो, आप डरो, आप डरो। तो ये सारा कुछ एक खेल इसलिए है क्योंकि एक्सेस डेथ नहीं है। जो मोर्टलिटी रेट है इसकी, वो इन्फ्लुएंजा, इसे इन्फ्लुएंजा बोलेंगे तो आपको आसान लगेगा, इट इज इन्फ्लुएंजा, डोंट कॉल इट कोविड-19। ये क्या बात बनी? ये तो इन्फ्लुएंजा है ना, इसका नाम आपने रख दिया है ना। किसी से ज्यादा प्यार करते हैं तो 2-4 नाम रख देते हैं उसके, तो वो अलग बात है, बट इट इज इन्फ्लुएंजा। ये इन्फ्लुएंजा है, कोविड-19 नहीं है। तो इन्फ्लुएंजा अगर बोले तो आप पूछिए किसी से भी कि इतने लोग मर रहे हैं, तो पिछले साल कितने लोग मरे थे इन्फ्लुएंजा से, उससे पिछले साल कितने लोग मरे थे, तो आपको लगेगा हाँ इतने लोग तो हर साल मरते हैं, तो इस साल भी मरे हैं। तो इसकी जो मोर्टलिटी रेट है 0.1% है। तो 0.1% तो 1000 में से 999 लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं। दवा तो है नहीं, ना कोई वैक्सीन है। बाकी एक इंसान जो मर रहा है, 1000 में से एक का मरना, तो ये बहुत मामूली माना जाता है मेडिकल फील्ड। सर इसमें डरने की बात यह है, जब अमेरिका जैसा देश जहां मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया से बहुत बेटर हैं, इटली छोटा सा देश है, मेडिकल फैसिलिटी में वर्ल्ड में बहुत ऊपर आता है, वहां पे ये स्थिति है, तब हिंदुस्तान के लिए डरने की जरूरत है, और शायद इसीलिए इस प्रकार की पैनिक सिचुएशन हिंदुस्तान में भी आई। और अगर हम लोग इसको ये माने कि ये एक साजिश है, तो चाइना की साजिश हो सकती है, लेकिन अमेरिका भी डरा हुआ है, इटली भी डरा हुआ है, पूरी दुनिया डरी हुई है। तो साजिश में सभी लोग शामिल हैं क्या? मैं आपको इसको देखिए, आपने 3 देश का नाम लिया, एक करके बात करते हैं। याद कीजिए वुहान का, जब हम पिक्चर वीडियो में देख रहे थे, हम टीवी में देख रहे थे, वुहान जनवरी, याद आ रहा है? जनवरी फरवरी के महीने में, जब हमारे देश में आया नहीं था, कहीं भी नहीं आया था। तो तब कौन डरा हुआ था? तब ऐसा लग रहा था कि चाइना खत्म हो जाएगा, चाइना मर गया, खत्म हो गया, वापिस 100 साल तक नहीं आ पाएगा, यही सबकी राय थी। चाइना सबसे डरा हुआ दिख रहा था, राइट? ऐसा कुछ एटलीस्ट दिखाया जा रहा था।
तो वो जो सिंपैथी उनकी गेन हुई, उससे चाइना एक पार्ट पढ़ा गया कि आपको कोरोना आपके वहां आ जाए तो आपको डरना है, आपको लॉकडाउन करना है, आपको मास्क पहनाना है, आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर चाहिए, वो सारी वो आपको एजुकेट कर रहा था। चाइना एक ऐसा देश है जो कभी भी अपने सीक्रेट नहीं खोलता। उनके गूगल वहां एंटर नहीं कर पाया, फेसबुक भी वहां झांक नहीं पाया, उनके अपने गूगल है, अपने फेसबुक है, अपने रिसर्च पेपर है, वो भी चाइनीज लैंग्वेज में। तो चाइना एक ऐसा सिक्रेटिव कंट्री, वो अचानक अपने वहां के एक फुटेज दिखा रहा है, क्या मकसद था उनका, राइट। और आज देखिए सबसे अमीर कंट्री कौन है, कि किससे हमें सबसे ज्यादा खतरा है, वही जो लग रहा था कि मर जाएगा, मर गया है, आज देखिए वो सबसे सुपर पावर है, वहीं से हर जगह माल पहुंच रहा है। इवन अभी थोड़े दिन पहले इंडिया में भी करीब 21 टन दवाइयां वगैरह आई, मास्क आए, ग्लव्स आए, और वो टेम्परेचर का वो मीटर आया, हर तरह की चीजें आई और लगातार आ रही पूरे वर्ल्ड में। तो जो दिख रहा था डरा हुआ, वो डरने का नाटक कर रहा था, सही बात में वो जो लॉकडाउन का वीडियोस देख रहे हैं वो 1 हफ्ते का वीडियोस है, वो भी सिर्फ वुहान का एक पर्टिकुलर जगह का, बाकी देश खुला हुआ था, कभी भी लॉकडाउन नहीं था पूरे देश में, और उनके सारी फैक्ट्रियां चल रही थी, वो माल बना रहे थे, वही माल अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दुनिया के बाजार को लॉकडाउन करा के। ये तो हुई चाइना की बात। अब बात करते हैं यूएस की। ये मैंने शुरू में बोल दिया था जनवरी में, मैंने अपने वीडियोस में, कि चाइना और जापान का खेल है, शुरू चाइना ने किया, खत्म जब वो करेगा। डर बराबर बने रहे, चाइना ने डराया अपने मौत का पिक्चर दिखा के, अब यूएस डरा रहा है अपने मौत का पिक्चर दिखा के। आप बोल रहे हैं कि इतने लोग वहां मर गए हैं, ये जो भी आपको पता है वो आपको टीवी में जो भी दिख रहा है, अखबार जो बता रहा है वही तो पता है ना इंटरनेट में। सीडीसी के साइट में जाइए, सीडीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल गवर्नमेंट के, वहां यूएस गवर्नमेंट, वहां पे लिखा है, साफ साफ लिखा है, मैंने अपने वीडियो में बताया आपको, मैं मेरी किताब है कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम, उसमें पूरी एविडेंसेस हैं। तो उसमें ये बताया कि उनका पिछले महीने मार्च में आया था सीडीसी में एक उनका विज्ञप्ति, कि आज के बाद कोई भी अगर देश में मरेगा कोई भी अगर इंसान, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ना हो, अगर वो हार्ट फेलियर से मरता है या सांसों की दिक्कत से मरता है, तो उसे कोरोना डेथ ही देना है, उसे कोरोना डेथ घोषित करना है, कोरोना नेगेटिव होने पे भी, कोरोना टेस्ट ना होने पे भी, पॉजिटिव होने पे भी। अब बताइए, जब भी कोई इंसान मरता है उसकी सांसें तो रुकेंगी ना, हार्ट तो रुकेगा ही ना। तो ये अभी भी लागू है, भारत में भी लागू है। भारत में 20 दिन हो गए हैं, आईसीएमआर का गाइडलाइन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का गाइडलाइन आया था और अभी भी लागू है मेरे ख्याल से, कि भारत की धरती में कोई अगर मरेगा, अगर कोरोना नेगेटिव आता है, तब भी उसे कोरोना का पेशेंट ही मारा जाएगा। अब देखिए सही, अभी वाजिद खान का डेथ हुआ, किससे डेथ हुआ, राइट, कोरोना से डेथ हुआ। जितने भी डेथ आप देखेंगे कोरोना से डेथ हुआ, ठीक है ना। तो अब बाहर का इंसान कोई देखेगा, बांग्लादेश का, कोई वियतनाम का, बोलेगा ना कि इंडिया में कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं, राइट। तो सच्चाई ये है कि इन दोनों देशों में, भारत तो यूएस का देखा देखी करता है, और यूएस में जितने लोग मर रहे हैं वो कोरोना से नहीं मर रहे हैं, वो बाय द वे उनका गाइडलाइन चेंज हो गया है, और वो गाइडलाइन चेंज हो गया। थोड़ी मेहनत कीजिए, सीडीसी के साइट में जाइए, अब दिख जाएगा वो गाइडलाइन। मैंने अपने वीडियोस में, मैंने अपने बुक में वो एविडेंस इकट्ठे करके रखे हैं। तो आप देखिएगा ये वाले गाइडलाइन जो भारत में भी लागू हो गए हैं, तो एक्सपोनेंशियली, क्योंकि एक्सपोनेंशियली यहाँ भी कोरोना के डेथ बढ़ने वाले हैं, वो एक्चुअली कोरोना के डेथ नहीं होंगे। मतलब ये कि अभी अगर आप या मेरी डेथ हो जाए तो भी कोरोना का डेथ ही माना जाएगा, क्योंकि जब भी किसी की डेथ होगी उसका हार्ट रुकेगा, हार्ट इंजरी होगी, ब्रीदिंग में दिक्कत होगी, वो तो होता ही है ना। कौन ऐसा है दुनिया में जो मरने से एक सेकंड पहले ब्रीदिंग में डिफिकल्टी ना हो। तो दैट इज। अब आते हैं इटली की बात, 1 मिनट और लूंगा आपके सवाल के जवाब पे। इटली में मैंने रिसर्च किया, इटली में हमारे लोग हैं, ठीक है ना, और इटली के जो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट है, जैसे यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनके साइट पे जाके मैंने देखा, वो इटली की भाषा में था, मैंने उसको ट्रांसलेट कराया, कि जितनी डेथ वो दिखा रहे हैं उससे सिर्फ 10% या 12% लोगों को ही के डेथ सर्टिफिकेट में लिखा कि ये कोरोना की वजह से मरा, बाकियों को लिखा है कोरोना था इनको, दे डाइड विद कोरोना, दे डाइड नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, नॉट बाय कोरोना, कोरोना से नहीं मरे, कोरोना तब बाय दी वे था, बट दैट इज नॉट द कॉज। तो जो नंबर आप टीवी में देख रहे हैं वो नंबर उनका है, दे डाइड विद कोरोना, राइट। कि जैसे मान लो मैंने ग्रीन टी शर्ट पहनी और मेरी डेथ हो गई, तो मैं ये नहीं माना जाएगा कि ये ग्रीन टी शर्ट की वजह से है। हाँ, मरते वक्त ग्रीन टी शर्ट पहना हुआ था, राइट, तो मरते वक्त उनके बॉडी में कोरोना पाया गया, बट दैट इज नॉट द कॉज ऑफ। ये उनके हेल्थ मिनिस्ट्री के साइट की बात कर रहा हूं मैं। तो जितना भी उनका नंबर अभी है इटली का, उसका आप 10% नंबर जो देखेंगे, दैट इज द रियल फिगर, उन्होंने अपने साइट पे लिखा हुआ है। तो ये इटली की बात हो गई, राइट। तो जिन जिन देशों का आपने रेफरेंस दिया, 3 देशों का दिया मैंने, तीनों का आपको जवाब दे दिया। और ये जो यूएस है वो विक्टिम है, वो ड्रामा करके दिखाएगा कितने लोग मर रहे हैं, देखो WHO से हमारा झगड़ा हो गया, ताकि ध्यान इधर जाए उधर जाए,
राइट। लेकिन सच बात तो ये है कि आप यूएस की इकोनॉमी देखिए, इस वक्त अमेजन देखिए, फेसबुक देखिए, जितने बड़े टॉप कंट्रीज कंपनीज हैं, फोर्ब्स मैगजीन का अभी 2 हफ्ते पहले का रिपोर्ट था, एक तरफ तो भारत के और दुनिया के लोगों के पैसे कम हुए, अगर आपके पैसे कम हुए किसी के ज्यादा भी तो होंगे ना, तभी तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो किसके पैसे बढ़े? 2 ही लोगों के बढ़े हैं पैसे अभी, चाइना का और एक यूएस का। तो वही उनका इकोनॉमिक मकसद था जो अभी साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। चाइना से तो माल हम खरीद रहे हैं अपना कारखाना बंद करके, राइट। तो यूएस को वो जग जाहिर है, फोर्ब्स के नए मैगजीन में देख लीजिए कि यूएस की कंपनी का कितने % शेयर बढ़ गए हैं, उधर इंडिया का देखिए कितने घट गए हैं। तो पैसे का खेल है, और खेल दिखाने के लिए थोड़ा तमाशा करना पड़ेगा, क्लाइमैक्स करना पड़ेगा। और ये कोई नई बात नहीं है, 1984 में भी यही किया था HIV के नाम पे, तब 2 पार्टनर थे, एक फ्रांस था और एक यूएस था। अब 2 पार्टनर, एक चाइना एक यूएस है। नहीं, ये जो चीज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को समझ में आ रही है, ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही है, या इतने सारे बुद्धिजीवी हैं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, सब कुछ है, लेकिन ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही? आपको क्या लगता है, क्या कारण है? समझ आ रही होगी, लेकिन वो कौन बोले, पहली बात। और हो सकता है कि ये भी उनके पार्ट एंड पार्सल हो सकता है ये भी। अब देखिए, जब फायदा चाइना और अमेरिका को हो रहा है, इंडिया को कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है, तो फिर ये बात तो समझ में आनी चाहिए ना कि जब हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो हम उस साजिश का हिस्सा क्यों बने? हाँ, ये बात सही है। हो सकता है कि देखिए, जो डिसीजन मेकर है वो आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, की जनता नहीं है, बस कुछ चंद लोग डिसीजन मेकर है। वो डिसीजन मेकर कुछ फायदा हो रहा होगा, पर्सनल फायदा हो रहा होगा, दैट कैन बी वन थिंग, राइट। अदरवाइज क्या रीजन है? जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं साक्षात बता रहा हूँ, मैंने हर चीज के एविडेंस अपने बुक में डाले हैं। वो बुक अगर आप में से आपके ऑडियंस को पढ़ना है तो विश्वरूप BISWAROOP.com/कोरोना कोरोना बुक एक वर्ड आप डालिए, वो पूरा PDF आपको डाउनलोड मिल जाएगा, 1200 पेज का। सारे एविडेंस मैंने उसमें डाले हैं। जो मैं बात बता रहा हूँ वो यूं ही नहीं, उसके पीछे के एविडेंस, सबूत, और ऐसे सबूत जिसको कोई नकार नहीं सकता। और ये सारे सबूत मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर को, हर जगह पहुंचाया है, राइट। तो ये सबूत है, वो आप भी पढ़ सकते हैं। वो जो भी इसका साथ दे रहा है, तो वो उसका कोई हिस्सा है, मैं तो ये मानता हूँ, उसका जबरदस्त हिस्सा है। आप देखिए, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई चैनल तो नहीं बोल रहा है सारी चीज, टीवी चैनल क्यों नहीं बोल रहे, वो क्यों चुप है, राइट। तो जिनको हिस्सा पहुंचेगा वो चुप होते जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपको जब हम लोग आपकी बैकग्राउंड देखते हैं तो आपने किताब लिखी हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें, हार्ट माफिया। तो इन सारी चीजों से ये लगता है कि जो हमारी एलोपैथी है, आप उसके विरोधी रहे हैं, आप उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो एक आपकी सोच है कि इन सब चीजों के खिलाफ बोलना, तो कहीं वो चीज तो यहाँ पे हैवी नहीं है कि एक और नया मुद्दा मिल गया डॉक्टर साहब को? हाँ, मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एलोपैथी में जो फ्रॉड हो रहा है उसके खिलाफ हूँ। क्योंकि मैं जो मेडिकल रेफरेंसेस देता हूँ, आपने तो अभी मेरा लेक्चर भी सुना, वो सारे मेडिकल रेफरेंस तो एलोपैथी के रेफरेंस है। मैं ये बोल रहा चाह रहा हूँ कि एलोपैथी को उतना ही यूज करो जितना वो कर सकता है। जो वो कर ही नहीं सकता वो क्यों दे रहे? फॉर एग्जाम्पल, अभी जो दवाइयां दी जा रही कोरोना के पेशेंट को, एंटी मलेरियल ड्रग दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरिया। आप भी बताइए, कोरोना एक वायरस है कि बैक्टीरिया है? वो एक वायरस है, आप एंटी बैक्टीरिया दे रहे हैं, एंटी मलेरिया, राइट। मलेरिया एक अलग चीज है, वो वायरस भी नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं, तीसरी चीज है। तो और जो मैं मार्च में बताया कि इससे मौतें ज्यादा होती हैं और होंगी भी, और मौतें हुई, और ये दवाइयां अब बैन हुई, राइट। इस महीने बैन हुई, 2-4 दवाइयां पिछले महीने बैन हुई। तो जब ये दिख रहा है कि इससे मरेंगे, फिर भी आप वही चीज करेंगे, तो आवाज तो उठाना चाहिए ना। डॉक्टर साहब, इसको लेके एक जो मेडिसिन है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसके जो दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं वो है इप्का लेबोरेटरीज, इंडियन कंपनी है। उसके चेयरमैन को हमने बुलाया था, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्रीमान PC गोदा साहब। सो उनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो ये टेबलेट लेता नहीं और मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो ज्यादा मैं इस पे बात नहीं कर सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये कहते हैं कि मैं कोरोना से बचने के लिए हर रोज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले रहा हूं। तो आपने विरोध किया है कि ये नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है सर कि डोनाल्ड ट्रंप के पास में एक मेडिकल टीम है, उनका एक एडवाइजरी बोर्ड है। सो जब वो उसको बोल रहा है कि लेनी चाहिए और आप बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल नुकसान करती है। देखिए, वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला कि मेरी पर्सनल राय है, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बोला कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जब देखा गया पूरी दुनिया में मौतें हो रही हैं, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ,
और ये जो राय थी ये मेरी पर्सनल राय है, उन्होंने पीछे छुड़ाया, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं ऐसा सोचता हूँ इसको कि दुनिया में जब लोग लेने लगेंगे, जैसे कि भारत में लोगों ने तो केमिस्ट शॉप खाली कर दिया खरीद खरीद के, और यूं ही खाए जा रहे हैं, और उसके बाद लोगों के, मेरे पास कितने सारे रिपोर्ट्स हैं कि लोगों के अकस्मात ही हार्ट अटैक होते जा रहे हैं, अकस्मात। अभी तो 2 महीने 1.5 महीने पहले जब नया नया अनाउंस किया था ट्रंप ने, तब गुवाहाटी के एक डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, उनका देहांत हुआ इसी चीज से। तो ये हार्ट अटैक कराता है, हार्ट के बीट्स को एबनॉर्मल करता है, और ये बात 40 साल से ऑलरेडी पता है। 40 साल से क्यों पता है? क्योंकि 40 साल ये बहुत पुराना ड्रग है, तो इस पे बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जग जाहिर पहले से ही था, उसके एविडेंसेस पहले से ही हैं, कोई नया समझने की जरूरत नहीं इस दवाई को, बिकॉज इस पे रिसर्च खूब सारे हो चुके हैं 40 साल से। बल्कि ये 70 साल पुराना दवा है, 40 साल से रिसर्च काफी सारे इकट्ठे किए मैंने भी, तो इसमें कोई शक नहीं कि इससे मौतें होती हैं। लेकिन अब कोरोना से मौत तो होगी नहीं, अब ये दवाई खाएंगे तो स्थिति ऐसी हो जाएगी। मैंने अभी अपने लेक्चर में बोला कि इससे वायरस इम्यूनिटी डाउन होती है, जिससे वायरस विल स्टे इन द बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड, और जिससे आपके बीमार रहने के या मरने के चांस बढ़ जाएंगे। तो जो कंट्री खेल खेल रहा है वो एक प्रेसिडेंट है, वो कोई डॉक्टर नहीं है, ना कोई साइंटिस्ट है, तो उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए था। तो ये सवाल कौन पूछेगा उनसे? आप डॉक्टर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, आपकी पर्सनल राय है, लेकिन आपके एक बोलने से पूरी दुनिया में क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको पता है, तो हाउ कैन यू से इट, जो कि अल्टीमेटली बैन तो हो ही गया ना। तो नहीं डॉक्टर साहब, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कोई मेडिसिन ली, उन्होंने हालांकि बोला कि ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन उनका एडवाइजरी बोर्ड है सर, उसके पूछे बिना, उसकी गाइडेंस के बिना कैसे वो ले सकते हैं? नहीं ले सकते तो नहीं ली होगी, झूठ बोला होगा, है ना। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। जैसे ये सवाल किसी ने पूछा क्यों नहीं कि आपने, जब आपका बोर्ड है और आप डॉक्टर नहीं है, आप पर्सनल राय बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं आप? ये भी एक सवाल बनता है। ये किसी ने क्यों नहीं पूछा? हमारे प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं पूछा? हमारी मिनिस्ट्री ने क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हमारी जो मिनिस्ट्री उन्हीं को फॉलो करती है, तो ये हक बनता है ना पूछने का। तो मेरा यही सवाल है कि मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं पूछा। अगर सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, इसका मतलब दाल में कुछ काला तो होगा। चलिए, अब हम लोग इंडियन जो फिलोसफी है और जो हमारा आयुर्वेदा है, और चूंकि आप पोषक तत्व विशेषज्ञ हैं, उस पे आते हैं कि एक व्यक्ति जिसको हम 2-3 स्टेजेस में बात करते हैं सर, कि एक व्यक्ति स्वस्थ है, उसको लगता है वो स्वस्थ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि कहीं कोरोना उसके यहाँ पे आसपास में नहीं आ जाए। और लोग बड़े डरे हुए होते हैं कि जो आरोग्य सेतु ऐप है, उस पे अगर कोई 200 या 500 मीटर में कोई देख रहा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर पे आने वाला है। तो ऐसे डरे हुए माहौल में व्यक्ति क्या करे कि अगर आसपास में आ गया है तो उस तक या उसके घर तक नहीं पहुंचे? वो इतना याद रखे कि ये कॉमन कोल्ड की तरह ही है। जैसे आपको जुकाम होता है, तो आपके घर में 4 परिवार के लोग हैं, 4 में से 2 को आपसे जुकाम लग जाता है, लेकिन 2 को नहीं लगता। राइट। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन रेट, आर नॉट। और जुकाम का आर नॉट 2 है, 2। यानी कि आपको जुकाम हुआ तो आप 10 लोगों को नहीं कर सकते, ऑन एवरेज 2 लोगों को कर पाएंगे। कोरोना वायरस का भी जो आर नॉट है वो 2.2 है, यानी कि 2 ही मान सकते हैं इसको। तो कोरोना वायरस से आपको हो जाएगा तो 2 लोगों को और हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप भीड़ में चले गए तो सभी को कोरोना वायरस करके आ गए। लेकिन मैं तो आपको बोलता हूँ, कहीं अगर कोई भीड़ हो, कोरोना वायरस के हॉस्पिटल हो, मुझे ले चलिए, मैं कोई पीपीई किट नहीं लगाऊंगा, राइट। ऐसा नहीं कि उसके बाद मैं इम्यून हो, मुझे कोरोना वायरस होगा नहीं, हो भी सकता है। जैसे अगर जुकाम वाले इंसान के पास मैं चला जाऊं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हो गया तो 2-4 दिन में मैं ठीक भी हो जाऊंगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो ये उतना ही इन्फेक्शियस है जितना कि कॉमन कोल्ड होता है, और इट इज मच मच लेस इन्फेक्शियस देन ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज 5 टाइम मोर इन्फेक्शियस। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस का कोई ये सेतु ऐप होता तो आप देखते कि आपके 10 मीटर की दूरी में ही ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट मिल जाएंगे। 15 लाख पेशेंट हैं इस वक्त ट्यूबरक्लोसिस के भारत में, 15 लाख एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हर साल 5 लाख लोग मरते हैं, तो दैट मींस ऑन एवरेज आपके थोड़ी थोड़ी दूर में ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट घूम रहे हैं, जिसमें ट्रांसमिशन रेट कितना है मैंने बताया 10, यानी कि 5 गुना ज्यादा। तो उससे भी डरो ना फिर, राइट। और उसमें तो मौतें 5 लाख होती हैं हर साल, तो इसमें तो मौतें कितनी हुई? 5,000, अगर तो सारी मौतें कोरोना से ही हुई हैं। तो अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस से डर नहीं लगता, जो कि बहुत बड़ा दानव है कोरोना वायरस के सामने, तो इससे क्यों डरते हो भाई? तो यही दिमाग में रखो कि ट्यूबरक्लोसिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, तभी आप जिंदा ही है ना। कॉमन कोल्ड से होते हैं तो ठीक हो ही जाते हैं, फ्लू से ठीक हो ही जाते हैं, ये भी एक फ्लू है। कोरोना वायरस का सिंपल नाम बताऊं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस, इसको नाम कोरोना बोल दिया, कोविड बोल दिया, बट इट इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के सारे सिम्टम होते हैं, इन्फ्लुएंजा की कैटेगरी में रखा गया है। और इन्फ्लुएंजा बचपन से आपको, मुझे 50 बार हुआ है साल में एक बार। मान लो किसी की उम्र 50 साल है तो साल में 50 बार हुआ है।
लेकिन शुरू में पहले 5-7 साल में 2 या 3 या 4 बार होता है, मतलब हर 2 महीने में एक बार, राइट। तो आपको मुझे 40 से 50 बार, 50 से 60 बार हो चुका है, हम जंग जीत चुके हैं, इन्फ्लुएंजा का एक और बार हो जाएगा, तो ये दिमाग में आएगा तो वो डरेगा नहीं। सो पहली चीज तो आपने ये बताई कि वो डरे नहीं, उसको ये माने कि सामान्य बीमारी है, सामान्य एक वायरस है, सो आ गया तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो खान पीन में क्या करे डॉक्टर साहब कि वो ये हो कि भाई अगर आ भी गया तो वो और उसकी फैमिली सेफ रहे? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी से जो लोग सुन रहे हैं उनको ये चेंज करना पड़ेगा कि रोज 0.2 ग्राम वो विटामिन सी लें, टैबलेट के फॉर्म में नहीं, कैप्सूल के फॉर्म में नहीं, संतरे के फॉर्म में। मतलब कि संतरा ले 2 या आम ले 3, टमाटर ले 4 या अमरूद ले 1 या इतनी मुट्ठी भर के मटर ले या 3-4 तरह के फल खा ले, 300 ग्राम 400 ग्राम, जितनी चीजें बताए इनमें से कोई एक चीज कर लो आप और रोज करो। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आपकी इम्यूनिटी वैसी तेज रहेगी और आपका म्यूकोसल इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और अगर कोरोना वायरस तो आता है मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते, और तो कहीं से आता नहीं है, और कोरोना वायरस जब आएगा भी तो हमारी इम्यूनिटी उसको फेंक भी देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में आके जा भी चुका हो। भारत में 10% लोग हैं मेरे हिसाब से जिनके बॉडी में आके जा चुका है, तो उनको पता भी नहीं है, आपको भी नहीं पता है। 14 करोड़ पीपल ऑलरेडी आर क्योर्ड ऑफ इट विदाउट देम नोइंग, उनकी इम्यूनिटी ने उनको ठीक किया। तो 0.2 ग्राम विटामिन सी लेते रहिए रोज। दूसरी चीज, आखिरी चीज, एनिमल फूड को कम कीजिए, एनिमल प्रोटीन को। कोई भी चीज जो एनिमल से आती हो, जैसे चिकन है, मटन है, अंडा है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, कम कीजिए, खत्म कीजिए इसको। तो इतना करेंगे तो चिंता की बात नहीं, चिंता की बात वैसे भी नहीं है, लेकिन इतना जब करना ही है तो ये कर लीजिए। एक आयुष मंत्रालय का काढ़ा बहुत प्रचारित किया जा रहा है, वो हेल्पफुल है आपके अनुसार? काढ़ा हेल्पफुल होगा जरूर, लेकिन वो प्रचारित कर रहे हैं प्रिवेंटिव के लिए कि भाई उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो वो भी जरूर हेल्पफुल होगा। हालांकि मैंने उसको देखा नहीं है, ना कभी लिया है। मैं उसको लूंगा, आपने याद दिलाया तो इसके बाद मैं उनसे मांगूंगा, लूंगा मैं, थोड़े दिन लेके देखते हैं। दैट्स ग्रेट सर। आप ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ गया है, उसको पहली स्टेज में है, तो उसको 3 दिन की डाइट से ठीक किया जा सकता है? हाँ, पहली स्टेज में है, जैसे ही आपको पहला फ्लू आए, इंपॉर्टेंट ये नहीं कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आप फ्लू फ्लू का सिम्टम है, फीवरिश हो, टेम्परेचर बढ़ गया है, या आपको कॉमन कोल्ड हो गया हो, या सूखी खांसी हो, या एक हो बॉडी में, तो इमीडिएटली 3 डे डाइट करना है आपको। वो मैं बता दूं 1 मिनट में। जैसे ऐसे हुआ, सब कुछ छोड़ के पहले बॉडी वेट डिवाइड बाई 10। मेरा बॉडी वेट मान लो 60 kg डिवाइड बाई 10, 6 नंबर 6 याद रखिए। मेरे लिए 6 बड़ा ग्लास नारियल पानी पूरे दिन भर में, और 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस, या संतरे का, या किन्नो का, या पाइनएप्पल का जूस। छानना नहीं है, बिना छाने उसको निकालना है और फ्रेश पीना है। पीते वक्त 15 मिनट 200-250 ग्राम, अप्रोक्सीमेट 200-250 मिलीलीटर, 400 ओके, बड़ा मतलब 2 छोटे ग्लास हो गए। और ऐसा पूरे दिन भर में 12 घंटे में, हर घंटा बदल बदल के। पहला दिन मेहनत का काम है, लेकिन ये सी और शॉर्ट आंसर है। दूसरे दिन में फॉर्मूला चेंज, आपका बॉडी वेट डिवाइड बाई 20, मेरा बॉडी वेट 60 डिवाइड बाई 20 कितना होता है? 3 ग्लास नारियल पानी पूरे दिन भर में, 3 ग्लास बड़ा ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में। साथ में एक और फॉर्मूला आ जाएगा, योर बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 60 kg इंटू 5 कितना होता है? 300 ग्राम खीरा टमाटर खाना है। कब खाना है, कैसे खाना है, एक बार में खाना है कि नहीं, आपके ऊपर है। बस ये दवा, ये पेट में जाने से मतलब है। सेकेंड डे तक आप देखेंगे टेम्परेचर रहेगा 101 तक, उतना बढ़ेगा नहीं। थर्ड डे में सुबह 12 बजे तक फॉर्मूला चेंज, आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 30, मेरा बॉडी वेट 60 kg डिवाइड बाय 30, दैट बिकम्स हाउ मच? 2 ग्लास नारियल पानी और 2 ग्लास ही सिट्रस फ्रूट जूस 12 बजे तक खत्म करना है, 4 ग्लास हो गए। लंच में वही खीरा टमाटर कल वाला 300 ग्राम, वही वाला फॉर्मूला। डिनर तक आप ठीक हो चुके होंगे, श्योरली ठीक हो चुके होंगे, तो आपको घर का बना हुआ दाल, रोटी, सब्जी, सिंपल खाना खाना है। बस ये 3 दिन की बात है। मैंने 2016 से अभी तक हजारों लोगों को ठीक होते हुए देखा है इसी मेथड से। डेंगू के जमाने में, N1 के जमाने में, चिकनगुनिया के टाइम पे, अभी कोरोना के कम से कम 100 पेशेंट्स हैं जिनको मैंने देख लिया ठीक होते हुए, जो मेरे सुपरविजन में, मेरे और मेरी टीम के सुपरविजन में, देश में विदेश में, अलग अलग जगह पे। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, अंधेरे में कीटी मार रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से ठीक होते हुए देखा है। वो सारे रिकॉर्ड्स में रखता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ। इसके पीछे अगर हम थोड़ा सा साइंस अगर हम देखें सर, तो साइंस क्या है इसके पीछे? ये नारियल पानी पिए या हम लोग सिट्रस जूस पिए? इसके पीछे जो साइंस है, पिछले 100 सालों में 167 रिसर्च पेपर हैं जिनको मैंने इकट्ठा किया और उसका निचोड़ बनाया, तब ये फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो वो रिसर्च पेपर भी उसी बुक में है जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। लेकिन फिर भी बता दूं आपको, जब इतनी क्वांटिटी में आप पीते हैं तो एक पर्टिकुलर 2 ग्राम, कम से कम 2 ग्राम विटामिन सी आपके बॉडी पेट में जाता है, तो वो एक इम्यूनिटी को सपोर्ट देता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट देता है। हमारी इम्यूनिटी जब लड़ाई कर रही होती है ना, तो हमारे अपने सेल्स को भी वो मार रही होती है, राइट। मान लो लड़ाई चल रहा है, उस वक्त आप लड़ाई के बीच में होंगे तो गोली आपको ही लग सकती है। तो विटामिन सी क्या करता है, अपने सेल्स को बचाने की कोशिश करता है। तो ये काम होता है, विटामिन सी आपको नहीं बचा रहा है, वो हमारे सेल्स को बचा रहा है, वो वायरस को नहीं मार रहा है, राइट। और क्या दूसरा, हाइड्रेशन। जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, मान लो गाड़ी का इंजन गर्म हो गया तो क्या होता है, पानी खत्म हो गया तो आप पानी डालते हैं। सिमिलरली जब टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा हो गया तो बॉडी के टेम्परेचर को घटाने का तरीका क्या है, खूब सारा लिक्विड पियो। तीसरा, मिनरल इम्बैलेंस, मिनरल का बैलेंस बॉडी का बिगड़ जाता है। तो भगवान का बना हुआ मिनरल वाटर कौन सा है, नारियल पानी। तो नारियल पानी ढेर सारा पिया आपने। तो ये सिंपल साइंस है, और कितने क्वांटिटी में लेना है ताकि वो असर आए, वो फॉर्मूला जो है उसके पीछे का बैकग्राउंड है 167 रिसर्च पेपर। और अगर वो सारे रिसर्च पेपर देखना है, पढ़ना है, तो वही वाली मेरी कोरोना वाली बुक में जाएंगे तो सारा का सारा रिसर्च पेपर दिया है, पढ़ सकते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगर कोई व्यक्ति कोरोना की बिल्कुल आखिरी स्टेज नहीं, उसको मतलब सांस में दिक्कत हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या वहां से भी उसको इन्हीं जो हमारी चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, उनसे उसको सर्वाइव किया जा सकता है? हाँ, बड़ी सिंपल है। देखिए, कई इसे कहते हैं वेंटिलेशन। सांसें खुद लंग्स काम नहीं कर पा रहा क्योंकि लंग्स में पानी भर गया है, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन होता है ऐसा। तो ऐसे में वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसका ऑक्सीजन लेवल 80% चला गया, ठीक है ना। तो और ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा बॉडी में, जो जिससे सेल्स जिंदा रहते हैं। तो बॉडी के सेल्स, ब्रेन के सेल्स वो डल होने लगेंगे, सोने लगेंगे, मरने लगेंगे। तो ऐसे में जो सोल्यूशन है वो है वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेटर नहीं जो कि हॉस्पिटल में है, वो तो एक मौत का सामान है। मैकेनिकल वेंटिलेटर में कोई जाता है तो उसके आने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जीरो है। तो उसमें उसको क्या करना है, प्रोन वेंटिलेशन करना है। प्रोन वेंटिलेशन क्या होता है, आप मुंह के बल आपको लेटना होता है। मुंह के बल जब लेटते हैं तो आपका जो हार्ट है वो नीचे है, लंग्स हार्ट के ऊपर है। ऐसे में आपका 20% लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और 20% लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो बस इतनी ही एक्स्ट्रा कैपेसिटी की जरूरत होती है दोबारा से हार्ट को रिवाइव करने के लिए। जो वेंटिलेटर होता है, जो हॉस्पिटल में होता है, जो बड़े शान से वो शोकेस करते हैं, उसका काम यही होता है। लेकिन वो ये करता है एट द कॉस्ट ऑफ लंग्स को ज्यादा बीमार करके, लंग्स को बीमार कर देता है, राइट। इट इज कॉल्ड वेंटिलेटर कॉज्ड लंग इंजरी या वेंटिलेटर इंड्यूस्ड लंग इंजरी। ये अपने आप में बीमारी है, वो बीमारी वेंटिलेटर के माध्यम से आती है, राइट। तो ये सिंपल सा मेथड इसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन से बहुत सारे कोविड के पेशेंट ठीक हुए हैं। 15 मई जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में जाएंगे तो देखेंगे कि प्रोन वेंटिलेशन अगर दें, जो कि मतलब सिर्फ उल्टा लेटना है, राइट, सिर को ऐसे, राइट, और काफी देर तक लेटे रहना है, कई घंटों तक। तो कई घंटों में बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है। तो वो कितने घंटे तक, वो सिर्फ फॉर्मूला है कई, लेकिन ये बड़ा सिंपल मेथड है। ये मेथड हाइड किया गया है ताकि मैकेनिकल वेंटिलेटर बिके या उसके बहाने लोग हॉस्पिटल जाएं। तो ये सारी बातें। दैट्स ग्रेट सर। हम लॉकडाउन पे आते हैं। अमेरिका में जब इस प्रकार की, इटली और अमेरिका में वो स्थिति थी, तो इंडिया में लॉकडाउन कर दिया और बड़ी उसकी प्रशंसा की गई कि भाई ये गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा अच्छा एक स्टेप है। आप उसे कितना सही मानते हैं जो इतने लंबे समय तक हिंदुस्तान में लॉकडाउन रहा? ये सबसे दुर्भाग्य है भारत देश का। देखिए, जितना जैसा लॉकडाउन यहाँ है, यहाँ ऐसा तो मैंने पूरे दुनिया में कहीं नहीं देखा है, पाकिस्तान में भी नहीं देखा। हमारे पेशेंट हर देश में है, हमारे डॉक्टर हर देश में है, हमारा नेटवर्क है। तो मुझे लगा कि हर जगह ऐसे ही हो रहा होगा, कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा। और जहाँ लॉकडाउन है, जैसे मान लो यूके में, मलेशिया में, वहाँ गवर्नमेंट पैसा भी देती है, सारी फैसिलिटी देती है। तो जो सिटीजन को कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठे अगर उनको 80% सैलरी मिल रही है बिना काम किया, तो घर बैठना उनके लिए अलग बात है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो हालत है, इसमें बोलने की मुझे आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा लॉकडाउन भारत में चल रहा है, ऐसा लॉकडाउन दुनिया में एक भी देश में नहीं चल रहा। गरीब से गरीब देश में भी नहीं, अमीर से अमीर देश में भी नहीं, डेवलपिंग कंट्री में भी नहीं, डेवलप कंट्री में भी नहीं। ये अनोखा लॉकडाउन है, ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। ऐसा लॉकडाउन कहीं भी नहीं है, ये रियल मायने में लॉकडाउन है। बाकी लोगों का, वियतनाम में देखिए दिखावे का लॉकडाउन थोड़े दिन किया और उसके बाद बाहर आ गए। लॉकडाउन के दौरान भी सबको कहीं भी जाने की इजाजत थी, बस प्राइवेट गाड़ियां जा सकती थी और टैक्सी अवेलेबल नहीं थी। वियतनाम की बात कर रहा हूँ। यूके में भी मैं आपको दिखा दूंगा, जब लॉकडाउन के दौरान भी नियम था, पिकनिक भी मनाया जा सकता था, पिकनिक भी लॉकडाउन के दौरान। लेकिन पिकनिक के कुछ नियम थे, जॉगिंग करना है जॉगिंग जा सकते हैं, कोई बिना मास्क पहने, नियम के अनुसार।
राइट। यूएस में जब लॉकडाउन है, यूएस में हमारे कितने लोग हैं, आपके भी लोग होंगे, तो वहां उनकी मर्जी है कि वो मास्क लगाएं कि ना लगाएं, उनके सारे कोई काम नहीं रुक सकता किसी का। तो भारत का जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन इज नॉट लॉकडाउन बाकी देशों का, राइट। तो ये तो भी एक बात, और ये इससे कुछ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, इससे देश को नुकसान हुआ, इकोनॉमिक लॉस तो हुआ ही, लोगों की जाने गई कोरोना की वजह से नहीं, बाकी वजह से। अब देखिए, जब लॉकडाउन शुरू किया तब थोड़े से लोग पीड़ित थे, अब जब लॉकडाउन खत्म करने पे आ रहे हैं तो ज्यादा लोग पीड़ित हैं। तो लॉकडाउन का कोई बेसिस नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, इससे कुछ अचीव नहीं होगा, राइट। तो कोरोना तो गया नहीं, कोरोना तो यहीं पे रहे ना, तो अभी क्यों लॉकडाउन खोल रहे हो? अभी मत खोलो, जाने का वेट करो, और वो कभी जाएगा नहीं, आप कभी खोलोगे नहीं। तो ये तो बिल्कुल गलत डिसीजन था, ये होना ही नहीं चाहिए था, वो साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक कोई बता ही नहीं सकता इससे क्या फायदा होगा, कोई एडवांटेज नहीं है साइंटिफिक। नहीं, उसमें ये कहा जा रहा था कि कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं हो, तो उस वजह से इसको करना जरूरी था, ऐसे तथ्य रखे जा रहे थे सामने। तो अब बताइए कहाँ स्प्रेड नहीं हुआ, कौन सी कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं हुआ, कौन सा ऐसा कम्युनिटी है 100 मीटर की दूरी पे जहाँ पे कोई कहीं नहीं पहुंचा हो? मैं तो बता रहा हूँ, अभी एंटीबॉडी टेस्ट हुआ नहीं भारत में, 14 करोड़ लोगों की मिलेगा आपको, 14 करोड़, 140 करोड़ में 14 करोड़ लोगों के कम से कम बोल रहा हूँ के बॉडी में एंटीबॉडी मिलेगा, इसका मतलब 14 करोड़ लोगों में आके जा चुका, वो भी लॉकडाउन होने के बावजूद भी, जो कि अभी भी चल रहा है, राइट। एंटीबॉडी टेस्ट तो करा के देखिए, और जिन जिन देशों में लॉकडाउन हुआ है वहां कन्वीनियंट था, वो घर में बैठे थे क्योंकि सारी फैसिलिटी थी, उन देशों में 10% से लेके 15% पॉपुलेशन में कोरोना वायरस आते जा चुका है, और जिनमें लॉकडाउन नहीं हुआ उन देशों में भी 10 to 15% लोगों के पॉपुलेशन में कोरोना वायरस आगे जा चुका है। तो वो अब डेटा अपने पास है, वो डेटा यही बता रही है कि लॉकडाउन हो या ना हो, कोरोना वायरस को कोई रोक नहीं पाया, वो आया और आके चला गया, राइट। तो ये सारे रिसर्च पेपर मैं आपको दे दूंगा, आप लिंक में डाल सकते हैं लोगों को देखने के लिए। हम सारी इंफॉर्मेशन सर, आप जो भी जो 3 दिन की आपकी थ्योरी है वो सब हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों को लाभ हो, और जो आप चाहते हैं, मैं लाइव सुनता रहता हूँ, आपको बहुत फॉलो करता हूँ, तो आप एक बगैर किसी स्वार्थ के, कहीं आप पैसा नहीं ले रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, और बहुत से बता डॉक्टर साहब। अच्छा, आप एक चीज बताइए, जो आप बता रहे हैं 14 करोड़ लोगों में ये आ चुका है, एंटीबॉडीज बन गए हैं, तो हम ये समझे कि जिनमें एक बार आ गया है वो दोबारा उनमें अगर आता है तो ये असर नहीं करेगा? नहीं असर करेगा, क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस का नेचर होता है वो म्यूटेट होता रहता है, अभी तक 14 बार म्यूटेट हो चुका है, साइंटिफिकली 14 बार का डिटेल है, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो चुका हो। तो जब आया था तब वो एक अलग वायरस था, अब जब दोबारा आएगा तो 14 बार के म्यूटेट होने के बाद तब तक 50 बार और म्यूटेट हो जाएगा, तो वो पुराने एंटीबॉडी जो है, वो पुराने औजार जो है बॉडी के पास, वो काम नहीं भी आ सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो इन्फ्लुएंजा तरह के वायरस होते हैं उनके वैक्सीन कभी सक्सेसफुल होते ही नहीं है, क्योंकि जब तक वैक्सीन बन के आएगा तब तक ये चीज कुछ और बन चुकी है, ये वायरस कुछ और बन चुका है। तो ऐसा नहीं है कि वो इम्यून हो गए हैं अब उनको दोबारा आएगा तो जुकाम हो जाए, तभी तो जुकाम हर साल होता है ना हमें, हम क्यों नहीं इम्यून हो जाते? जुकाम होने के बाद एक बार जुकाम हो गया तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन गए, ठीक है ना, तो एक बार हम ठीक हो चुके, तो हर साल तो नहीं होना चाहिए, बच्चों को तो साल में 6-6 बार होता है जुकाम, तो एक बार हो गया दोबारा क्यों नहीं? क्योंकि वो म्यूटेट होते रहते हैं, और जो चीज म्यूटेट होती रहती है हमारे बॉडी को नए सिरे से फिर लड़ना पड़ता है, ये बॉडी का काम है लड़ने का, हमारा काम है बॉडी को सपोर्ट करना, इम्यूनिटी को देके। तो ये जो वायरस है सर, क्या आपको लगता है कि इसकी जो मारक क्षमता है वो कम होती जाती है जैसे ये पुराना होता जाता है? जैसे पुराना होता है थोड़ा कम होती जाती है, क्योंकि ऐसा है ना कि जब ये बॉडी में आता है बार बार तो हमारे बॉडी को इसकी आदत पड़ जाती है, राइट। तो इसे कहते हैं बैकग्राउंड इम्यूनिटी, ये भी एक तरह का एंटीबॉडी की तरह ही है, उससे एक छोटा भाई बोल सकते हैं बैकग्राउंड इम्यूनिटी, राइट। तो अब दोबारा कभी आएगा तो हमारी जो बॉडी की एक मेमोरी है वो काम करेगी, तो ज्यादा अच्छा हैंडल करेगी। तो वायरस अपनी जगह में ना तो ज्यादा डेडली हुआ है ना कमजोर हुआ है, वो वैसा ही, लेकिन हमारा बॉडी ज्यादा अवेयर हो गया उस नई चीज के लिए, तो ज्यादा अच्छा हैंडल कर पा रहा है, ऐसा हो रहा है। दैट्स ग्रेट सर। आपने 2-3 चीजें हमारे व्यूअर्स को बताई, मैं एक बार रिपीट करता हूं कि सबसे पहले तो इससे डरना नहीं है, और अगर आसपास में आ भी जाए तो कुछ चीजों को आपने ध्यान रखना है, तो आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रोंग रहेगी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये निर्देश हैं, 3 चीजों पे जोर दिया जा रहा है। पहला कि आप बाहर कहीं भी जाइए तो आप मास्क पहनिए, दूसरा आप 2 गज की दूरी रखिए, और तीसरा आप बार बार हाथ धोते रहिए। अगर इन तीनों चीजों पे हम आपकी राय जाने तो ये सही है, और अगर ये तीनों सही हैं तो इसमें किस चीज का ध्यान हमें रखना चाहिए? देखिए, पहले तो ये तीनों में से मास्क से शुरू करता हूँ। मैं भी जब बाहर जाता हूँ, अभी जाऊंगा बाहर अपने घर पे, तो मैं मास्क लगा लूंगा, राइट। लेकिन इसलिए नहीं कि मास्क लगाने से मेरा प्रोटेक्शन हो गया, इसलिए कि भाई मास्क नहीं लगाएंगे तो डंडे पड़ेंगे। वैसे भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने सिटीजन को डंडे से मारता है, ऐसा कोई देश नहीं है। मेरे कितने सेंटर हैं, वियतनाम में है, कंबोडिया में है,
मलेशिया में, सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड में, वो तो हंसते हैं देख के कि भाई आपके देश में डंडे पड़े, आपको पड़े कि नहीं पड़े। उनके लिए ये मतलब शर्म की बात हुई हमारे लिए। तो लेकिन ये सच्चाई है। तो उसे डर से आप, मैं तो बोलता हूँ आप लोग भी, मतलब मैं यही बोलता हूँ, आप रिकमेंड करता हूँ कि आप लगा लीजिए, कारण ये कि डंडे पड़ेंगे उससे बचने के। लेकिन ट्रुथ क्या है, देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अचानक खांसी आएगी तो खांसी का मतलब कि कोई वायरस है, वो बॉडी उसको बाहर फेंक दिया, राइट। खांसी आती है ना, दिन में कई बार आती है, सभी को पता भी नहीं चलता, राइट। कभी नाक से भी आएगा, लेकिन अब वो और एटमॉस्फेयर में आ गया, जहां फ्रेश एयर हो और सनलाइट हो, तो वो वायरस बैक्टीरिया मर जाएगा, खत्म हो गया, राइट, थोड़ी देर में। लेकिन अब क्या होगा, ऐसे हो गया, अब वो इधर आ गया, तो यहाँ स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेशन में जब चीजें स्टैग्नेंट होती है ना, तो वहां पे बीमारी पनपती है, ये आपको पता है। तो अब मैं इसको कई कई बार छूंगा। आप देखिए कि ऑन एवरेज एक आदमी 1 घंटे में 23 बार छूता है, इसको एडजस्ट करता है। ये जर्नल का रिपोर्ट है, मेरा नहीं, राइट। तो 23 बार छूता है इंसान। तो अब मुझे फल खरीदने जाना है, दूध दूंगा, किसी को पैसा दूंगा, तो ये इसके अंदर जो संभाल के मैंने बैक्टीरिया वायरस रखा था, जो मेरे ही बॉडी से गया, वो कोरोना वायरस के अलावा भी हो सकता है, और उन चीजों को मैं लोगों को देता गया हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो है, ये अनसाइंटिफिक चीज है, ये आपको बीमार पड़ने वाली चीज है। और ये मेरी राय नहीं है, पिछले 10 सालों में इस पे जितने सारे रिसर्च पेपर हैं, वो सारे रिसर्च पेपर मैंने कलेक्ट किए हैं, मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जरूर डालिएगा, राइट। तो ये वायरस ये बीमारी को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। और क्या, जब ऐसे करेंगे तो सांसें लेंगे, तो आप जब सांसें बाहर निकाल रहे हैं तब भी यही जा रहा है, राइट। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले रहे हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को बार बार लेंगे, आपने देखा कई बार ऐसी खबरें आई हैं आज से कई सालों तक, पहले तक भी, कि इंसान गाड़ी में सो गया और सुबह डेड बॉडी पाई गई, सांस ले रहा है, बार बार कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड से गाड़ी भर गई तो वो मर गया। और ऐसी इसके लिए भी आई है कि इसको पहन के दौड़ेंगे, इसको पहन के कोई एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसे लोगों की डेथ हुई है। तो ये तो एक खतरनाक चीज है, ये तो बीमारी को पनपने का एक तरीका है, एक धोखा है। तो ये तो हुआ, इसके बारे में हाथ धोना याद रखिए, हाथ धोना साबुन से। डॉक्टर साहब, इसके बारे में मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं। तो मास्क अगर यूज करें, एक ये फायदेमंद भी तो है ना सर, अगर हम बाहर गए और वहां पे कोई व्यक्ति खांस रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो ये एक सेफ्टी का भी काम करता है। अगर इसको पहना जाए तो क्या सही तरीका क्या है इसको पहनने का? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई खांसेगा तो बहुत पास आके खांसेगा तो ही आपके पास जाएगा, डिस्टेंस तो मेंटेन कर ही रहे हैं थोड़ा सा। और आज की बात नहीं है ना, कोरोना वायरस से पहले भी तो इंसान खांसते थे, और जब भी आप खांसेंगे तो कोरोना वायरस ही नहीं निकलेगा, बहुत सारे और वायरस निकलेंगे। और कोरोना वायरस हो या इन्फ्लुएंजा हो या H1N1 हो या राइनो वायरस हो या एडनो वायरस हो, सारे एक दूसरे के भाई हैं, राइट। तो आज से पहले जब भी कोई खांसता था तो क्या हम बीमार पड़ जाते थे? नहीं, आज तो आज भी नहीं पड़ेंगे। तो हमारी इम्यूनिटी है ना उसके लिए, तभी तो बॉडी, भगवान ने इम्यूनिटी इसलिए तो दी है, राइट। तो इट डज नॉट हैव एनी से, मतलब ये कि हाँ, उस वक्त अगर आपने ये लगाया तो वो आप तक नहीं पहुंचेगा, ये बात सही है, राइट। बट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप लगातार वायरस को इकट्ठे करते जा रहे हैं। तो एक तरफ वायरस को इकट्ठे कर रहे हैं, इसका हार्म ज्यादा है, या कोई खांसेगा तो वायरस बॉडी में आएगा तो उसका हार्म ज्यादा क्या है? तो इसका जवाब रिसर्च पेपर ने दिया है पिछले 10 सालों के, और वो यही दिया कि ये ज्यादा खतरनाक है इन कंपैरिजन टू कोई खांसेगा तो आएगा, बीमार भी पड़ेंगे, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक है इसको यूज करना, फिर भी। तो ये इसको हम ये समझे सर, ये एक्चुअली बड़ा मुद्दा है मास्क को लेके। आजकल शॉर्टेज भी रहती है और लोग पैसे भी इस पे लगा रहे हैं। और मैं किसी एक गेस्ट को हमने बुलाया था, वो उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में तो मास्क जो है आपका एक, जैसे हम लोग गहने पहनते थे महिलाएं, तो ऐसे मास्क बनने लग जाएंगे, उसमें हीरे मोती लगने वाले मास्क आएंगे। तो वैसी बातचीत चल रही है। आप ये बताएं सर, अगर मास्क हमने इस्तेमाल करना है तो हम इसको बार बार बदलते रहें या बिल्कुल नहीं यूज करें? वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पहली चीज तो वही आपने बताई कि चलो भाई, पुलिस और आजकल बहुत सारी जगह पे तो सरकार ने जुर्माने का प्रावधान कर दिया है कि आपको इतना फाइन लगेगा। तो अगर मैं यूज मुझे करना ही है तो मैं उसको चेंज करूं, उसको वॉश करता रहूं, वो तरीका सही है सर? हर घंटे में एक बार वॉश कीजिए, दिन में 12 घंटे तो 12 बार वॉश कीजिए, तो जाके फिर भी ठीक हो। हर घंटे में इकट्ठा हो जाएगा ना, वॉश कर दिए, चला गया, फिर दोबारा से इकट्ठा हो जाएगा, तो दिन भर वॉश ही करते रहिए। या मतलब मैं 12 लेके चलूं, 1 घंटे के बाद में बदलता रहूं और जाके रात को उसको धोऊं, अगले दिन फिर उनको 12 लेके चलूं, तो मैं सुरक्षित हूं, सुरक्षित मतलब नहीं सेफ है। हूं। सेफ इसलिए नहीं क्योंकि तब बार बार अपने आप को याद भी दिला रहे हैं कि खतरा है, कभी भी मर सकते हैं आप, कभी भी अटैक हो सकता है। ये जो सोच है, ये सोच इम्यूनिटी को बिल्कुल डाउन करती है।
याद कीजिए कभी ऐसा कोई खबर आती है कि एक बहुत अच्छे दोस्त का देहांत हो गया, जैसे हमें डर लगता है कोई आपको मारने जा रहा है, या प्रिंसिपल ने स्कूल में बुलाया आपको, आपके बॉस ने बुलाया, खतरा है कि मेरी जॉब जा सकती है, एकदम इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। हमें कई बार कुछ समझ नहीं आता। तो जो इम्यूनिटी है वो सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है, वो हमारे मेंटल चीज से बहुत कंट्रोल होती है। तो ये जो सोच है कि मुझे बार बार बदलना है, कि मेरा खतरा है जिंदगी में, ये जो सोच है, इस सोच से हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। और बार बार धोना, बार बार देखना, इस सोच पे फोकस तो सोच पे है ना। तो जो इंसान बार बार पूरे दिन डर के जिएगा वो जी नहीं सकता। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं सर, 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी से क्या होगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक। देखिए, दूरी रखेंगे तो कोई बीमार इंसान है उससे दूरी बना के रखो। अब क्या है कि स्थिति ये है कि हमारे पड़ोसी, मेरे घर के पड़ोसी, कई बार तो मैंने देखा कि एक घर के ही लोग एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे। लिफ्ट में जाते हैं तो ऐसे करके जाते हैं। तो मतलब जब भी ऐसा लगता है कि सारे लोग मेरे दुश्मन है और सब मुझे खाना चाहते हैं, मुझे मार डालना चाहते हैं, यही सोच है ना सबकी। ये सोच कैसी सोच है? इससे जो भाईचारा है, जो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, ये स्टेक पे लगा दिया हमने, राइट। तो वो स्टेक पे लग रहा है, राइट। अब दुकानदार जब सामान देता है, मैं तो दुकान में जाता नहीं हूँ, खैर सामान किसी और से मंगाता हूँ, तो सामान पैसे कैसे देता है, ये लो भाई, ऐसे फेंक देता है, जैसे कि कोई भिखारी को भीख दे रहा हो। भिखारी को भीख भी ठीक से देते हैं हम, पैसा पकड़ता है तो ऐसे पकड़ लेता है। तो ये जो बिहेवियर है, ये इंसान को इंसान से लड़ाएगा, इंसान को इंसान से दूर कर रहा है। कभी किसी की डेथ होती है तो जाहिर सी बात है, भारत में तो कोई मरेगा तो कोरोना से मरेगा, ऐसा गाइडलाइन कुछ आ गया है, राइट। तो गाइडलाइन में लगभग तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब वो डेथ, उसके एक इंसान पूरी जिंदगी लगा दी, और उसके जब डेथ हुई तो उसके साथ आखिर सफर तक कोई नहीं जा रहा है, तो वो कितनी बड़ी बात हो गई, राइट। तो मतलब हम इंसान ही नहीं है, हम तो फिर जानवर हो गए। तो सोशल डिस्टेंसिंग ये सब चीजें ले आया है। और जब प्यार नहीं होगा हमें, तो फिर हमें जीना किस बात का है? प्यार ही चला गया हमें। हमें लग रहा है कि सब मेरे दुश्मन है जो भी मेरे पास है। यानी कि आप चांद पे जाके रहो या किसी टापू में जाके रहो। तो अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ये WHO के साइट में है कि ये एनिमल से इंसान को ट्रांसफर हो सकता है, इंसान से एनिमल को भी हो सकता है, तो सारे एनिमल को। तो एनिमल तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, ना ही वो क्वारंटाइन कर रहे हैं, ना ही वो लॉकडाउन कर रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं। कोरोना वायरस से एक भी जानवर क्यों नहीं मरा, राइट। आप कितने भी सोशल डिस्टेंसिंग कर ले, वो एनिमल तो है ना। और जो लोग गाय को का दूध निकालते हैं या कोई एनिमल से लेना देना सभी का है हमारे, राइट। तो उनसे ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है ना। आपने लॉकडाउन लगाया इंसान के लिए तो लगाया, एनिमल तो घूम रहे हैं खुले। तो और ये फिसिस के थ्रू, स्टूल के थ्रू भी कोरोना वायरस जाता है, ऐसा भी रिसर्च निकला है। WHO की बात कर रहा हूँ। तो फिर अगर फैलने के इतने सारे रास्ते हैं, या तो वो सारे रास्ते ब्लॉक करो आप, और उससे फैला तो है नहीं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये सोच कि कोरोना वायरस मुझे मार देगी, तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, सभी से पूछ रहा हूँ एक्चुअली, कि एनिमल में क्यों नहीं कोई मरा? एनिमल तो पूरे लाशें बिक जानी चाहिए थी, कि हर जगह एनिमल की लाशें दिख रही हैं। आफ्टर ऑल उनके बीच में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ, तो वो मर गए या बीमार पड़ गए या बीमारी से निकल गए। ऐसा तो कोई न्यूज नहीं आया पूरी दुनिया में से। तो ये मैं वही बता रहा हूँ कि ये एक सिंपल वायरस है। और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग से उससे प्रोटेक्ट होगा, लेकिन हम स्टेक पे क्या लगा रहे हैं? एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, राइट। ऐसा तो आप कवच पहन के निकलिए ना रोज। हेलमेट पहन के मुझे बात करने से क्या पता यहाँ से टूट के नहीं मेरे सिर पे गिर जाए, तब तो मैं मरूंगा। तो हेलमेट पहन के रहूं, कवच पहन के रहूं, क्या पता कोई पत्थर मार दे मेरे ऊपर, तो कितना प्रोटेक्शन लेंगे आप? जी नहीं पाएंगे। तो बस सोशल डिस्टेंसिंग वही है। अब मैं कार चलाऊंगा तो भी मैं हेलमेट पहन के चलाऊं, राइट। तो बस उतना ही है सोशल डिस्टेंसिंग। तो डॉक्टर साहब, जो बार बार हाथ धोने की बातचीत आ रही है, ये सही है? देखिए, इसमें क्या है कि बार बार हाथ धोने से याद रखिए कि ये जो जगह स्किन है, इसके ऊपर हमारे स्किन के लेयर में डेंटेटिक सेल है, डेंटेटिक DC बोलते हैं इसको। 95% बॉडी की इम्यूनिटी डेंटेटिक सेल में है, 5% इम्यूनिटी रेस्ट ऑफ द थिंग्स में है। आप और मैं जिंदा है इम्यूनिटी की वजह से। उसमें 95% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? डेंटेटिक सेल का है। वो कहाँ रहता है? ज्यादातर स्किन में रहता है। स्किन में मतलब हाथ के भी और बॉडी के भी, राइट। अब जितनी बार आप धोएंगे, बहुत ज्यादा धोएंगे, तो वो डेंटेटिक सेल को आप, खासतौर पर अगर आप सैनिटाइजर धोएंगे, तो क्या होगा कि डेंटेटिक सेल धीरे धीरे सैनिटाइजर से सैनिटाइज होता है, यानी कि सेंसिटाइज होता है, यानी कि वो मर जाता है। और अब जब कोई वायरस आएगा, कोई बैक्टीरिया आएगा, तो डेंटेटिक सेल ही वो सेल है जो इम्यूनिटी को इतला करता है कि भाई आपके वायरस आ गया, उससे लड़ो, उसको भगाओ। लेकिन वो तो मर चुका है वो सोल्जर। अब वो वायरस बैक्टीरिया आराम से आपकी बॉडी में कहीं भी जाएगा, और जो सोल्जर था, जो अलार्म था, वो मार दिया आपने धो धो के। तो दिस इज अनसाइंटिफिक। पहली बात तो हाथ धोना है,
एक बार धो दिया, 2 बार धो दिया दिन में ठीक है, लेकिन हर घंटे धोना है वो भी सैनिटाइजर से, तो दैट इज लाइक ए सुसाइड। लिटरली ये सुसाइड है। सैनिटाइजर से धोएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी। और ये साइंटिफिक बातें हैं, रिसर्च पेपर मैं आपको दे दूंगा। और धोना है उतना ही जितना आप धोते हैं, दिन में 1 बार 2 बार धो दिया काफी है, घर से बाहर से आए धो लिया काफी है। हर घंटे धोना इट इज नॉट रिक्वायर्ड। दैट्स ग्रेट सर। हमारा ये जो सीरीज है सर, इसका नाम हमने रखा है लाइफ आफ्टर लॉकडाउन। क्योंकि देश में ऐसा पहली बार हुआ, दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ कि देश एक दूसरे से कटे हुए हैं, राज्य आपस में जाने नहीं दे रहे हैं लोगों को। सो जो लाइफ आएगी बाद में, जो चेंज होगा, वो बदलाव आएगा। क्या आपको लगता है चीजें चेंज होंगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बिजनेसेस की बात करें, जॉब्स की बात करें, तो इन पे इफेक्ट आएगा? जॉब पे तो आएगा। जॉब तो मेरे ख्याल से अभी 25% लोगों की जॉब चली गई है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। 25 मतलब करीब 50-60 करोड़ लोग भारत के ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता अगले हफ्ते का खाना कहाँ से आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये तो बहुत बड़ी दुर्दशा है, और इसको वापस आने में तो कई साल लगेंगे मुझे लगता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का भी कुछ पता नहीं है जो सिलसिला चल रहा है। तो एक बदलाव ये आएगा कि हम सब गरीब हो गए हैं। तो गरीब होने से जो बदलाव आता है, हमारे चॉइसेस बदल गए हैं। हमारा मेन मुद्दा ये नहीं कि हम क्या कौन सी मूवी देखें और कौन सा कपड़ा पहने, मेन मुद्दा है कि पेट कैसे भरें। तो ये तो एक बदलाव है। आप देखिए कोरोना से लोग डर रहे हैं, जो जिस पे हमारा चर्चा था, लेकिन जो गरीब तबका है, जो मजदूर वाला जो ग्रुप है, उनमें कोरोना का डर था क्या? आपको लगता है कोई भी मजदूर डर रहा हो? उनका क्योंकि उससे बड़ा डर है कि भूख से ना मर जाए। तो वही वाला होगा कि जब हम में से अभी तो 27% है या 26% है अनएम्प्लॉयमेंट है, ये 50% पे जाएगा, जा ही सकता है यही स्थिति रहा तो डर कोरोना का सबके दिमाग से खत्म हो जाएगा। तब तो इतने पैसे ही नहीं होंगे कि आप ना तो मास्क खरीदेंगे ना ये खरीदेंगे। तब तो ये होगा कि एक टाइम का खाना कैसे मिलेगा। इतने गरीब देश होते हैं दुनिया में हैं, और वो वाला हाल होगा। तो वाकई में पोस्ट लॉकडाउन विल बी डिफरेंट। वो डिफरेंट ऐसे होगा कि आपका डर चला जाएगा, इसलिए क्योंकि इससे बड़े खतरे, इससे बड़े कंसर्न्स हमारे दिमाग में होंगे। और ऐसे कंसर्न आज भी हैं भारत में 50 करोड़ लोगों के दिमाग में। वो जो 50 करोड़ लोग हैं उनको कोरोना से डर नहीं लग रहा, उनको उससे बड़ी चीज भूख से डर लग रहा है, भूख से मरने से डर लग रहा है। तो ये बदलाव होगा, और ये कोई कोरोना की वजह से नहीं है, कोरोना के बहाने से जो क्रिएटेड एनवायरमेंट है उसकी वजह से है। तो ये तो भी एक बात। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अल्टीमेटली जो मेन मुद्दा था कि वैक्सीन आएगा, वैक्सीन देखी तो सही, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं वैक्सीन का नाम लेते हैं घुमा फिरा के। तो वैक्सीन की ही अगर मुद्दा है तो वैक्सीन तो आ ही जाएगा, उल्टा सीधा कुछ भी एक लगा देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि आप इम्यून हो चुके हैं, आप सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ खोल देंगे। 140 करोड़ भारतीयों की वैक्सीन लगा देंगे, राइट। और उसका एक बजट देखिए, ट्यूबरक्लोसिस का एक बहुत बड़ा बजट है, पोलियो का एक बहुत बड़ा बजट है, HIV का एक बजट है, एक ऐसा बजट जिसपे कोई उंगली नहीं उठा सकता HIV के नाम पे। सिमिलरली इसका एक बहुत ह्यूज बजट बन जाएगा आने वाले पूरे दुनिया में जिंदगी के लिए, राइट। तो और वो वैक्सीन लगेगा, जैसे पोलियो के वैक्सीन लगते ही हैं, तो ये भी एक जुड़ जाएगा। लेकिन पोलियो के वैक्सीन बच्चों को लगते हैं, ये एक वैक्सीन है जो सभी को लग जाएगा, जो भी इंसान इस प्लेनेट में, जो भी इंसान इस देश में है, और फिर सब कुछ खुल जाएगा। और सिनेमा हॉल जाना है तो सिनेमा हॉल के एंट्री पे दिखाएंगे भाई पास दिखाओ, वैक्सीन आपने लिया है तो आपके पास कार्ड, जैसे आपके पास आई कार्ड होता है ना अपना, वैसे ही वैक्सीन कार्ड होगा। तो आपके वैक्सीन कार्ड है तो जिम जा सकते हो, वैक्सीन कार्ड है तो सिनेमा हॉल जा सकते हो। अल्टीमेटली यही होने वाला है। तो ये मतलब सब कुछ आप कर पाएंगे। वो कार्ड के वो आपका एक पासपोर्ट हो गया, कि वो आधार कार्ड है ना, वैसे एक पासपोर्ट बन जाएगा। और वो वैक्सीन हर साल लगाना पड़ेगा। तो ये नहीं कि जैसे एक बार लगा ली जिंदगी भर की छुट्टी। जैसे अखबार अगर मैंने आज पढ़ लिया तो कल का अखबार अलग होगा ना, ये थोड़ी ना आज पढ़ लिया तो जिंदगी भर के अखबार के न्यूज तो हर दिन चेंज होते हैं। तो यही सारा खेल इसी दिशा में चल रहा है, और बड़ा अच्छा मैं देख रहा हूँ कि ड्रामा बनाया हुआ है। तो इनमें से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी तरह हमारी तरह कुछ लोग हों, और अगर ड्रामा का भांडा फूट जाए तो शायद वापस हम पेट लेके आ जाएं। डॉक्टर साहब, आपको डर नहीं लगता है ये सब चीजों के खिलाफ? आप इतना ओपनली बोलते हैं, सरकार के चाहे डिसीजन हो, चाहे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी बातचीत हो, तो आपको कहीं लगता है कि यार मैं अगर ये करता रहूंगा तो कोई नुकसान हो सकता है? देखिए नुकसान हो सकता है, लेकिन डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन ये सोचता हूँ मैं कि जो लोग नहीं बोलते, जैसे मान लो आज देश के 30 करोड़ लोग जो जूझ रहे हैं, कल क्या खाएं, मजदूर लोग, वो तो चुप है। लेकिन वो क्यों मर रहे हैं फिर? उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया, वो तो मर रहे हैं ना, राइट। तो जरूरी नहीं कि हम अगर चुप रहेंगे तो ही हम जिंदा रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है। वो सब तो चुप ही थे, 60 दिन चुप थे, उसके बाद वो निकले अपने घर से और रास्ते में वो
उनमें से जो दुर्दशा हुई देखिए आपके सामने, जो उनका आज है वही आपका और मेरा कल होने वाला है। ठीक है, आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल वही हमारे साथ होगा, हम सड़क पे होंगे। तो मुझे डर लगता है कि मैं वो नहीं देखना चाहता, तो आज हमें बोलना पड़ेगा, तो ही हमारा वो कल रुक पाएगा। तो कल कैसा होगा आपका मेरा, जैसा आज उन मजदूरों का जो सड़क पे है, जिनकी वजह से इस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ, उस बिल्डिंग में आप बैठे अपने घर पे, वो बिल्डिंग जिन्होंने बनाया है वो सड़क पे है, सड़क पे उनकी जगह नहीं, सड़क पे तो डंडे पड़ रहे हैं ना, तो उनकी जगह कहाँ है, राइट? जैसे जानवरों की कोई जगह नहीं होती। तो वो स्थिति ज्यादा भयंकर है या इसी में बैठ के थोड़ा वीडियो में बता दिया वो ज्यादा डरावना है? जो लोग भी ये कर रहे हैं वो कोई भगवान नहीं है, वो इंसान है, उनके दिमाग में असलियत को पता है, राइट? तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन एक शक्ति और भी है, वो है सच्चाई, ट्रुथ, राइट? तो सच्चाई इज ए ट्रुथ, वो बहुत शक्तिशाली होती है। अगर सच्चाई है तो लोग जुड़ेंगे। और कौन ऐसा है दुनिया में जो जिंदा रहेगा जीवन भर, कभी नहीं मरेगा, ऐसा कोई बोल सकता है? राइट? ऐसा कोई नहीं बोल सकता। तो जब तक जिंदा हो आप वही करो जो करना चाहिए। तो क्योंकि सवाल सिर्फ आपका नहीं है, आपके परिवार का भी है, और परिवार सिर्फ वो नहीं जो आपके साथ रहते हैं, उनके साथ जो रहते हैं वो भी परिवार है। इस तरह से सोचोगे तो आपका दिमाग सिर्फ वही करेगा जो आपको ठीक लगता है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ा मुहिम चलाया है, और मैं जब भी आपको लाइव देखता हूं तो जो लोगों का प्यार आपको मिल रहा है और जो भावनाएं लोगों की आपके साथ में जुड़ी हैं वो बहुत बड़ी हैं। और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जब भी किसी व्यक्ति ने एक आवाज उठाई है, वो सच्चाई के रास्ते पे चला है, तो उसको संघर्ष तो करना पड़ा है, लेकिन सच्चाई को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। सो इस चीज के बहुत सारे उदाहरण हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी इश्यूज हैं आपके सामने, चाहे वो किसी भी तरह के इश्यूज हैं, सो उनसे आप पूरी शिद्दत के साथ में लड़ रहे हैं, और पूरी जो अच्छे लोग, हम सभी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छे लोग जो आपकी भावनाओं से प्रेरित हैं वो आपके साथ में रहेंगे। आपने हमारे व्यूअर्स को समय दिया सर। देखिए, आपके पास में बहुत सारा खजाना है सर। आप कहते हैं कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, बीपी का इलाज किया जा सकता है, और आपके पास में बहुत सारे उसके उदाहरण भी हैं, लेकिन आज हम लोग उन सब चीजों पे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं सर, किसी दिन जब हम लोग ये निराशा का दौर है ये खत्म होगा, फिर हम आपको एक बार लेके आएंगे और फिर हम लोग उन सब चीजों पे विस्तार से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार सुरेंद्र जी, जय हिंद, थैंक यू। दोस्तों, ये थे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जिन्होंने बातचीत की कि ये कोरोना जो है ये कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये एक सिंपल फ्लू है, और इसको अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में सोचेंगे, इससे डरेंगे नहीं और कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और जो जो डॉक्टर साहब ने हमें बताया वो सारी की सारी चीजें हम डिस्क्रिप्शन में डालने वाले हैं, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। कल जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, उसको हमने ग्रैंड फिनाले का नाम दिया है, जिसमें एक साथ 3 बेहतरीन स्पीकर हमारे बीच में होंगे। राजेश अग्रवाल बहुत बड़ा नाम है, और एक हमारे बीच में होंगे हिमेश मदान, जो यूथ को लेके बहुत एड्रेस करते हैं, उनके 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और हर्ष रंजन बहुत कामयाब शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है, और फ्रेंड्स मीट 2020 में हमने उनका जलवा देखा और बेहतरीन व्यक्ति हैं। सो कल के प्रोग्राम को लेके मैं और हमारी जो पूरी टीम है, चैट विद सुरेंद्र वत्स की, और आप लोग, हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। तो कल 8 जून को सुबह 8 बजे आप जुड़िएगा, सभी लोगों को साथ में लेके आइएगा, और कल हम लोग इस सीरीज का हम लोग अंतिम प्रोग्राम ये रहेगा। आपने हमें बहुत प्यार दिया, जिस उम्मीद के साथ में हमने शुरू किया था उससे कहीं ज्यादा हौसला आपने बढ़ाया है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो वो जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की नई नई सीरीज और नए नए टॉपिक्स पे हम लोग बातचीत करते रहेंगे और इस प्रकार की सीरीज लेके आते रहेंगे। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं, बेल आइकन आपने प्रेस किया हुआ है, तो सारी नोटिफिकेशन समय से आपके पास में पहुंचती रहेंगी। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।